वेलकम बैक। मैंने स्टूडियो चेंज कर लिया। पहले मैं दूसरे स्टूडियो से था, अब मैं दूसरे स्टूडियो से हूं। तो क्या आप लोग नोटिस कर रहे हैं? अमन कह रहा है ये कहाँ पहुंच गए। मतलब वही बिल्डिंग है, लेकिन ये इस समय स्टूडियो जो है वो दूसरा है। ठीक है, तो मैंने स्टूडियो चेंज किया है और उसके पीछे कारण ये है कि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा देखो, ये बोर्ड देखो, जिस बोर्ड पे मैं लिखता था, ये देखो। अरे ये क्या हुआ भाई? लो, ऊपर दबाया तो था। देखो, ये बोर्ड ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ठीक है, तो मैंने आज ये वाला बोर्ड यूज़ करने का सोचा है। मैंने कहा चलो देखते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आपकी क्वेरीज देखते हैं कि आपकी क्वेरीज क्या है। इसमें विजुलाइजर भी नहीं है क्या? अच्छा, तो विजुलाइजर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चे कह रहे हैं 7-14। तो 7th क्वेश्चन कौन सा है? पहले 7th क्वेश्चन देखें भाई। 7th क्वेश्चन कौन सा है, दिखाओ जी। असल में विजुलाइजर नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या। J acquires land in a business combination. Land is currently developed for industrial use as factory site. Although land's current use is presumed to be highest and best use unless market or other factors suggest a different use. Consider that nearby sites, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, हाई राइज बिल्डिंग एज द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट एंड रीजन जोनिंग सो एंड सो जे डिटर्मिन्स दैट लैंड करंटली यूज्ड एज फैक्ट्री कुड बी डेवलप्ड एट द साइट, डिटर्मिन द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। इसमें शोभित क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। बाई चांस मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया कि इसमें आपका क्या क्वेश्चन है। इसके ऊपर वो कह रहा है कि हम एक साइट को फैक्ट्री बिल्डिंग की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन उसको अगर मान लीजिए हम चाहें तो उस पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो अब ऐसे में हमारा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसे में जो इट अपीयर्स कि उसका हाई राइज बिल्डिंग हमको ज़्यादा बेनिफिट देता होगा, इसलिए उसको हमको उसी तरह से यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये 7 ही था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पे आओ। क्वेश्चन 4 कहता है एंटिटी सेल्स सर्टेन कमोडिटी विच आर अवेलेबल एक्टिवली एट्स लोकेशन ए विच इज कंसिडर्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल मार्केट। वो कहता है हम अपने पास लोकेशन ए पे सेल करते हैं जो उसकी प्रिंसिपल मार्केट है। However, the fair value of the commodity is required to be assessed for location B, which is far from location A and requires transport cost of 100. Shall we consider the transport cost in the fair value? फटाफट से ये बताइए, क्या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम लोग फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एडजस्ट करते थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं करते थे? क्या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हमेशा एडजस्ट करते थे? द आंसर इज यस। तो अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा हमेशा आपको अपने पास उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और जो बैलेंस निकलेगा वो फेयर वैल्यू निकलती है। तो उसने आपसे पूछा है कि अगर हम लोकेशन ए पर हैं, लोकेशन बी पर माल भेजेंगे तो हमारे को कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खर्चनी पड़ती है, तो क्या उसके अंदर हमारे को एडजस्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस। अमन कह रहा है इसका आंसर पढ़ो, क्या कहता है। Since transport cost is not transaction cost, बिल्कुल ठीक, it is not specific to any transaction but it is inherent cost which requires to be incurred while bringing such commodity from location A to location B, it will be considered while evaluating the fair value. हाँ, तो यही तो हम भी बोल रहे हैं अमन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को तो हमेशा कंसिडर करते हैं while calculating the fair value। यही उसने लिखा हुआ है। अगले पेज पे तो नहीं है कुछ, अगले पे तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे कोई और अगर क्वेरी नहीं है तो मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूं। पवन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन 5 के अंदर ऐसा था, उसमें डिस्काउंट रेट निकालना था और डिस्काउंट रेट निकालने के लिए उसने कहा था कि 1 साल के अंदर आपको 800 रुपये मिलने हैं। तो मार्केट में उसने 2 इन्वेस्टमेंट की आइटम दी है। कह रहा है अगर मान लो आज 1083 लगाओ तो 1 साल बाद 1200 मिलते हैं, या आज 566 रुपये लगाओ तो 2 साल में 700 मिलते हैं। तो आप कौन से वाला पीरियड लेंगे जो कंपेरेबल पीरियड है?
तो कंपेरेबल पीरियड कौन सा है? 1 ईयर। तो 1083 बिकम्स 1200। व्हाट इज द डिस्काउंट रेट जो कि उसमें अप्लाई किया होगा मार्केट ने? तो मार्केट 1083 को 1200 देती है, तो उसको डिस्काउंट रेट में कन्वर्ट कर लीजिए। वो जो डिस्काउंट रेट है, अगर मैं इनका आंसर देख लूं तो वो आता है 10.8%। तो 10.8% इज द डिस्काउंट फैक्टर टू बी यूज्ड फॉर फेयर वैल्यूएशन। ठीक है। If restriction to the market is such only 15% can be exported, then we will consider export market for calculation of NRV of the selecting. गार्गी बेटा, अगर मान लीजिए there is some restriction, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, उस मार्केट में नहीं जा सकते हैं या लिमिटेड जा सकते हैं, तो आपके पास उसका फ्री एक्सेस नहीं है। अगर वो फ्री एक्सेस नहीं है तो ऐसी मार्केट को देखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं हो सकती। क्या अगर और कोई क्वेरी नहीं है तो मैं इस बोर्ड पर जिस काम के लिए आया हूं वो ट्राई करके देखूं? क्योंकि मेरे को मालूम था इस पे कोई क्वेरीज ज्यादा नहीं होंगी स्टैंडर्ड में, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको अगर जो ये क्लास की स्लाइड्स हैं इसको मैं यहां से रिवाइज करा दूं आपको। ठीक है, मैं एक बार इसकी रिवीजन करा के देखता हूं, अगर मान लो इससे ठीक लगता है तो ठीक है, वरना हम पुराने बोर्ड पर आ जाएंगे। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हमने कहा देखो, सबसे पहले तो ये उल्टा करके चलेंगे कि सीधा? दोनों साइड चलेगा। तो इंड एस 113, अच्छा पहले इसको मार्क करना है। तो इंड एस 113 कहता है कि हमारे को अपने पास इसकी वैल्यूएशन करने में इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका यार ये उल्टा चलेगा क्या? हाँ नहीं, कुछ उल्टा करना पड़ा उसमें। उधर रवि ने भी बोर्ड का कंट्रोल ले रखा है, अभी दो आदमी थोड़ा कर... हाँ पहले मुझे करने दो। रवि आप कृपा करके छोड़ दे, मैं सोचता रहता हूँ ये हिल क्यों रहा है, बोर्ड अपने आप हिले जा रहा है। तो अब रवि जी कृपा कर दें इस पर। देखो एग्जाम के लिए ये बात रेलेवेंट नहीं है जो मैंने यहां लिखी ना, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब फेयर वैल्यू 102 में वैल्यू अलग होती है, 113 अप्लाई नहीं होता। इंडियस 2 में अलग होती है, 113 अप्लाई नहीं होता। 116 में हम अलग से आरओयू एसेट निकालते हैं, लायबिलिटी निकालते हैं, इस पर अप्लाई नहीं होता। 36 के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे रिकवरेबल अमाउंट एक कैलकुलेट की जाती है, उसके अंदर एक फेयर वैल्यू भी आती है, उस पर तो अप्लाई हो जाएगा, फेयर वैल्यू पर तुम अप्लाई कर देंगे। लेकिन बाकी जो उसमें रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज होती है उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। वैसे ये बताओ, क्या ये लाइनें जितनी मैंने करी हैं क्या एग्जाम के लिए रिवाइज करना रेलेवेंट है? एग्जाम में इसका कोई फायदा नहीं है। हमें अगर मान लीजिए कभी भी शॉर्ट में इसका एक वैल्यूएशन का प्रोसेस देखना हो तो हमेशा ये 4 स्टेप्स में उसकी वैल्यूएशन होती है। 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप में कौन कौन सा है? सबसे पहले हम देखते हैं उसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है और वैल्यूएशन प्रीमाइस क्या है। यानी कि सबसे पहले देखेंगे आपके एसेट की वैल्यूएशन एक या अनेक या साथ में कोई और एसेट्स अगर हैं तो उनको देखेंगे। नंबर 2 पर हम उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज चेक करते हैं कि उसका एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या होता है। लेकिन हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज किसके लिए देखा जाता है? ओनली फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट देखा जाता है। इसके अलावा हम मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो सिर्फ एक फिक्टिशियस लोग हैं, एक्चुअल में कोई वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मार्केट हमारे पास प्रिंसिपल मार्केट होती है या हमारे पास मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होती है, तो यानी इसको इवेल्युएट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके लास्ट में हम वैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारी फेयर वैल्यू मिलती है। वैल्यूएशन टेक्निक्स में हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं, मार्केट अप्रोच होती है, कॉस्ट अप्रोच होती है और इनकम अप्रोच होती है। मार्केट अप्रोच के अंदर क्या देखते हैं? मार्केट अप्रोच में चेक करते हैं कि साहब उस एसेट के अंदर कोई कोटेशन है हमारे पास, तो हमारे पास अगर उसकी कोटेड प्राइस है तो हम उसको चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस के अंदर जब कॉस्ट अप्रोच होती है तो हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो देखते हैं कि साहब अगर इसको कोई और रिप्लेस करे तो कितने पैसे में हमको ये बाय कर लेगा एसेट। और इनकम अप्रोच में हम समझ लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड DCF टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उससे इसकी वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी ऊपर होगा? अभी नहीं होगा, यहां से हटाऊं? अब ऊपर कैसे होगा?
सिंगल फिंगर से। पहले तो आपने अलग ट्रेनिंग दी थी मेरे को। सिंगल फिंगर से ऊपर जूम करने के लिए डबल। ओके, और अब इसको वापस पिक करना है। फिंगर पे कर लो, चल जाएगा। अब चल जाएगा। अच्छा और इससे भी होगा? नहीं होगा। हाँ हो रहा है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू की एक डेफिनेशन क्या होती है? फेयर वैल्यू क्या होती है? तो साहब फेयर वैल्यू आपको अगर कभी भी कोट करनी पड़े तो आपके पास ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है। तो आपको अगर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन ये है। तो अलग अलग फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हम कभी किसी स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं करते, सिर्फ यहीं पे दे रखी है। तो फेयर वैल्यू एक ऐसा प्राइस है जो हमको एसेट के बेचने पर या लायबिलिटी को ट्रांसफर करने पर हमको रियलाइज होगा। इसका मतलब ये एक एग्जिट प्राइस है। दिस इज योर एग्जिट प्राइस, ठीक है? ये एग्जिट प्राइस है इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस, जिस ट्रांजैक्शन में कोई दबाव नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये कौन है? जो नॉलेजेबल हैं, विलिंग हैं, एबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए हम लोग अपने पास चेक करते हैं। और ऑफ कोर्स ऑन अ पर्टिकुलर गिवन मेजरमेंट डेट्स। इसलिए शॉर्ट में इसे कह सकते हैं, शॉर्ट में इसे क्या कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू करंट एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू है, यह अमाउंट टू बी पेड फॉर दी लायबिलिटीज है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 फिंगर से करूंगा तो ऐसे होगा। अब ठीक हो गई ना? हाँ। ऑर्डरली मीन्स विच इज नॉट स्ट्रेस्ड, और इट मीन्स ट्रांजैक्शन इज मेड इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। हालांकि आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि साथ साथ में पूछना, मैं भूल जा रहा हूं ना बार बार कि बोर्ड में कौन से कैसे हो रहा था, 1 फिंगर से 2, ये थोड़ा टाइम लगेगा मुझको। देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं, मैंने आपको बता ही दिया, जो विलिंग है, नॉलेजेबल है, एबल टू फंड है और इंडिपेंडेंट है। और मार्केट जो निकाली जाती है ये कहां से आएगी? मार्केट हमारी एक प्रिंसिपल मार्केट होती है, एक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके लिए कहूं तो ये वाली बात है। ये नहीं कि अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो इस मुद्दे पर पूछे गए हैं। 1 मिनट रुकिए। जितेश कह रहा हाइलाइटर का यूज करो। यहां इतने समझ नहीं आ रहे जितने ऑलरेडी हैं, तुम पहले हाइलाइटर का यूज करा लो, ठीक है? अब इधर आ जाइए। तो ये देखिए, हमने यहां मार्केट को बताया ही नहीं है कि मार्केट प्रिंसिपल कैसे, वो बाद में शायद आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए प्राइस क्या होती है। तो प्राइस इज द एग्जिट प्राइस, ये शॉर्ट में उसी बात को दोबारा से लिखा हुआ है। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हमेशा आप अपनी जो भी वैल्यूएशन टेक्निक लगाई होंगी, मार्केट टेक्निक्स में जो आपने अप्लाई कर रखी होंगी, जो सी टेक्निक्स हैं, वो प्रिंसिपल मार्केट में या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है, सेकंड प्रेफरेंस ये होती है। इसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करेंगे। उसमें से हम लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो अभी एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था, क्या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा लेस होनी है? अमन, क्वेश्चन 4 में ये हमेशा लेस होनी है। इन ऑल द सिचुएशंस ये हमेशा लेस करनी ही पड़ेगी आपको। और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द मार्केट वेयर द टेक्निक इज अप्लाइड। जिस जगह पर आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पर आपके पास वैल्यू निकलेगी। दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू। आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, बाकी सब माइनस करना है। ये कौन सी कॉस्ट होती है? जो ट्रांजैक्शन पे लगती है, ठीक है? ये क्या क्या हो सकती है? जैसे सेल कमीशन हो सकता है, एंट्री फीस हो सकती है, लीगल एक्सपेंस हो सकता है, वो सब यहां पर आएंगी। गार्गी पूछ रहे हैं सर रिस्ट्रिक्टेड मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं होगी, लेकिन ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो प्रिंसिपल मार्केट नहीं हो सकती है, ठीक है? तो यहां आ जाइए। और इसके बाद हम पहुंच गए इधर। ये हमने अपने पास एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी कराया था आपको, जिसमें हमने क्या बोला कि साहब आपके पास अगर मान लो ये मार्केट्स हैं, ये वैल्यूएशंस आ रही हैं, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो इसे आपने माइनस नहीं करना है। और इसे बगैर माइनस किए अगर आपको फेयर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे कैसे फेयर वैल्यू निकलेगी? तो इसमें से आप बैलेंस निकाल दीजिए, तो ये आपके पास निकल आएगी उसकी फेयर वैल्यू। ये अभी आपने केस बी देख रहे हैं। केस 1 हमारे पास कौन सा है? ये केस 1 है। अगर वो प्रिंसिपल मार्केट है, प्रिंसिपल मार्केट अगर होगी तो फिर तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, दिस माइनस दिस इज योर प्रिंसिपल मार्केट फेयर वैल्यू। लेकिन केस बी में अगर आप आते हैं, केस बी में अगर आपकी प्रिंसिपल मार्केट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है तो फिर आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप अपने पास पहले नेट वैल्यू ढूंढते हैं।
नेट वैल्यू ढूंढने के बाद जो आपके पास सबसे हाईएस्ट जहां पर पैसा मिल रहा है वो आपकी मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है। तो जब आपको पता चल गया ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है तो आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1,10,000 में से आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करनी है। दिस इज योर फेयर वैल्यू, दिस इज ₹1,03,000 या 1 लाख कितना था ये, 1,02,000। केस 2 मार्केट 2 इज द प्रिंसिपल मार्केट। ये प्रिंसिपल मार्केट वाला तो हो चुका था, वो दूसरा शायद हमने अलग से किया होगा, फिर वो स्लाइड यहाँ पर डिलीटेड है तो वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो आप अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकलाएगी आपके पास द वैल्यू जो आपकी फेयर वैल्यू है। हम वैल्यूएशन जब लगाते हैं तो उसके अंदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए आपके कौन कौन से एसेट्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के कौन कौन से एसेट्स हैं। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आप जब वैल्यूएशन करते हैं तो आप ये स्टेप्स लगाते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है और उसका वैल्यूएशन प्रीमाइस क्या है। इसका मतलब हमारे पास उसके अंदर आपको यूनिट ऑफ अकाउंट भी चेक करना पड़ेगा कि आप एक या कई एसेट्स को वैल्यू कर रहे हैं या आप उसके साथ कई और भी नॉन एसेट्स को साथ में जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा रीजन ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट गवर्न बाय 113, डेट ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट गवर्न बाय 113, यूनिट ऑफ अकाउंट इज नॉट गवर्न बाय 113, वैल्यूएशन प्रीमाइस इज नॉट गवर्न बाय 113। ये सारी बातें कौन कवर करेगा, जोन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है वो हमें बताता है, हम सिर्फ वैल्यूएशन करेंगे। ये एक एग्जाम्पल भी दिया हमने कि 36 नंबर में हम एक ग्रुप की वैल्यूएशन करते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू करते हैं। जो कि ग्रुप की वैल्यूएशन होती है तो उसका वैल्यूएशन प्रीमाइस क्या होगा, एक ग्रुप, तो हम ग्रुप की ही वैल्यूएशन करेंगे बिकॉज 36 नंबर ये बोलता है। 113 से इससे कोई मतलब नहीं है कि ग्रुप की वैल्यूएशन होती है कि इकट्ठा वैल्यूएशन होती है। फिर इसके अंदर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज देखा जाता है। ये सिर्फ किस में देखा जाता है, ये नॉन फाइनेंशियल एसेट में देखा जाता है, बाकियों में नहीं चेक किया जाता। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है, ये हमारी एक एबिलिटी है कि हमको मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट किस में मिलते हैं। इसके लिए हम लोग ये 3 चीजें चेक करते हैं, बारी बारी इसी ऑर्डर में चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसके फिजिकल पॉसिबल यूजेस कौन कौन से हैं, कि उसमें क्या क्या पॉसिबल यूजेस हैं, हम वो पहले चेक करते हैं। जितने भी होते हैं उनमें से देखते हैं कि लीगली पॉसिबल कौन से हैं। भाई फिजिकली पॉसिबल में से लीगली पॉसिबल कौन कौन से हैं। कईयों पर तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तो आप चेक करते हैं क्या क्या कानूनी रूप से चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एक एसेट में। अगर एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के क्या क्या फिजिकल यूज है उनको आइडेंटिफाई करो। भाई उसके अंदर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, कई चीजें ढूंढ सकते हैं। और आपको लगता है लीगली पॉसिबल में उसमें खाली एग्रीकल्चर अलाउड है तो बाकी सारे बेस केसेस बेकार हो गए, तो यानी कि लीगली पॉसिबल। फिर देखते हो फाइनेंशियली पॉसिबल कि क्या वहां पर ऐसा काम करना पड़ता भी खाता है। अगर मान लीजिए आप वहां सोचते हैं कि मैं वहां एक बिल्डिंग बना सकता हूं, तो बिल्डिंग बना करके बेचेंगे तो किसी को फायदा ही नहीं है, तो फिर ऐसे में वो यूज बेकार है। आपको लगता है मैं उसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं और वो लीगली अलाउड भी है, पर उसको बनाने में पड़ता नहीं खाता क्योंकि ऑलरेडी अगल बगल के इलाके में खाली पड़े हुए मकान, तो ऐसे में वो बनाने का कोई यूज ही नहीं है, तो आप उस यूज को भी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज नहीं लेते हो। जो एंटिटी की करंट यूसेज होती है, जिसमें वो करंट यूज कर रही है, वो भी एचबीयू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स। अगर आप उसका कभी भी एचबीयू ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं तो करंट यूसेज को ही एचबीयू मान लेते हैं। प्रणव ने पूछा है कि सर वैल्यूएशन टेक्निक्स आर सेम फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एसेट। द आंसर इज यस, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गार्गी, मैं पहले अपना काम पहले पूरा करके दिखा दूं आपको, फिर उसके बाद बारी आती है कि हम इसके अंदर ऑलवेज चेक एचबीयू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, उसके नजर से आपने चेक करना है। इसका मतलब आपको एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस, आपने अपने आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो सब बेकार है। ये मैंने एग्जाम के एंगल से लिखा है, कई बार एग्जाम में वो कहता है हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हमको वो बेकार है। आपको देखना है ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है उसके ऊपर, यानी कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो उस मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए कंडीशन को रोक लगा दे। अगर ऐसा कोई होगा तो हम बोलते हैं कि आप उसको अपने पास उन कंडीशंस को कंसिडर करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया कि प्राइवेट कार को आप टैक्सी नहीं बना सकते तो ये काम की बात है, एग्रीकल्चर लैंड पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो काम की बात है। तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को निकालने के लिए आप अपने पास इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फिर बारी आती है कि मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो गार्गी, हम प्रिंसिपल मार्केट को पहली प्रेफरेंस देते हैं। प्रिंसिपल मार्केट को कैसे ढूंढा जाता है? प्रिंसिपल मार्केट में आपने कोई वॉल्यूम देखना ही नहीं है।
प्रिंसिपल मार्केट में आपका कोई झमेला ही नहीं है। आपने सिर्फ क्या चेक करना है, उसमें यह चेक करना है कि आपके पास हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब यह कि वहां सबसे ज्यादा सेल होनी चाहिए तथा आपके पास वहां जाने का फ्री एक्सेस होना चाहिए। तो इसका मतलब गार्गी, अगर मान लीजिए आपने का एक्सपोर्ट मार्केट है, तो एक्सपोर्ट में अगर आप एक्सेस उसका फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए वो मार्केट इसमें कवर नहीं होगी। ओके, इसका मतलब प्रिंसिपल मार्केट के लिए आपके पास ये कंडीशन है, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए तथा हम उस मार्केट में फ्रीली आ जा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि सर हम 15% ही आ जा सकते हैं तो ये फ्री एक्सेस नहीं है, इसका मतलब देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसी स्थिति में आपके पास प्रिंसिपल मार्केट की जानकारी अवेलेबल नहीं है। अगर प्रिंसिपल की जानकारी नहीं है तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ता है, आपको तब अपनी मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और वो कौन सी मार्केट होती है, वो वाली मार्केट होती है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद हाईएस्ट बेनिफिट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड दी मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ओके, तो जो आपका वो एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन था, उस एक्सपोर्ट वाले क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा था कि वो प्रिंसिपल मार्केट में कवर नहीं हो रहा है। उसने आपसे कहा प्रिंसिपल मार्केट आइडेंटिफाई करो, तो एक्सपोर्ट इज नॉट योर प्रिंसिपल मार्केट बट डेफिनेटली दैट विल बिकम योर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, अगर मान लीजिए आपके पास मोस्ट एडवांटेज उसके अंदर दिख रही है तो। ठीक है, इसके अलावा आता है अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक्स। तो वैल्यूएशन टेक्निक्स कौन कौन सी है, तो वैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास जो है ये कॉमन है। ये टेक्निक्स हमारे पास फाइनेंशियल एसेट पर भी वही है और नॉन फाइनेंशियल पर भी वही है। ये टेक्निक्स कॉमन टेक्निक्स है। तो हम अपने पास बोलते हैं कि अगर ये कॉमन टेक्निक्स हैं तो बात एक ही जगह समझाएंगे, दूसरी जगह अपने आप कवर हो जाएगी। मार्केट अप्रोच में हम लोग कोटेड प्राइस देखते हैं उस एसेट का कि वो कितने का बिक सकता है, ये मैंने बात पहले भी बताई। कॉस्ट अप्रोच के अंदर हम उसमें ये देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट को उसके सिमिलर एसेट के पैसे कितने खर्च कर सकता है उस एसेट के लिए। अगर वो सिमिलर एसेट के लिए खर्च कर सकता है कुछ पैसे तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जितना वो खर्च कर सकता है वो कॉस्ट अप्रोच है। और लास्ट में आता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में हम प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज, जिसे आप डीसीएफ टेक्निक बोलते हैं। इसके लिए कई कैश फ्लोज दिए होंगे तो उसकी वेटेड एवरेज कर लेते हैं। और डिस्काउंट रेट हम लोग कंपेरेबल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, जैसे कि एक क्वेश्चन एक देख रहे थे जिसके अंदर आप अपने पास देखते हो कि आपके कैश फ्लोज आने वाले हैं मान लो 1 साल में, और आप अपने पास देखते हैं सिमिलर एसेट्स अगर मान लो कोई है जिसके अंदर 2 साल में है, तो आप सिमिलर कंपेरेबल पीरियड का 1 साल का डिस्काउंट रेट देख लेते हो कि हमारे पास एक वाले का डिस्काउंट रेट कितना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप रिस्क फ्री यील्ड मान लो 1 साल का कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप 2 साल का रेट निकाल करके आप उसमें क्या करते हो, रिस्क फ्री यील्ड रेट देखते हो और उससे आपकी कैलकुलेशन की जाती है। फिर आता है फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें वैल्यूएशन प्रीमाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फाइनेंशियल एसेट है तो बस आपने शेयर की वैल्यू करनी है, 1 की करनी है कि 10 की करनी है। इसमें कोई एचबीयू का भी चक्कर नहीं होता कि आपके पास एचबीयू क्या है, बट इसमें आपको यह देखना पड़ता है कि आपके एसेट के अंदर लिक्विडिटी या लैक ऑफ कंट्रोल का क्या सीन है। अगर मान लीजिए एक एसेट है जिसकी आप लैक ऑफ लिक्विडिटी है, यानी कि उसको बेचने जाओ तो बिकता नहीं है, या उसको अगर कंट्रोल देखे तो उस पर कंट्रोल नहीं आता, तो इस वजह से उसमें कुछ डिस्काउंटिंग की जाती है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है वैल्यू डाउन की जाती है। इसका मतलब वो शेयर जिससे आप अपने पास बाजार में कंट्रोल नहीं ले सकते हैं, उनकी बाजार में कीमत सस्ती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो बाजार में मिल रहा है उस पर कंट्रोल नहीं मिलता तो वो सस्ता है। लेकिन अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कंट्रोल लेने के लिए लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। ऐसे ही रिलायंस का शेयर अगर आप बाजार में देखते हैं जिस पर फ्रीली सेलेबल है तो वो थोड़े से महंगे होते हैं। जो फ्रीली सेलेबल नहीं है, किसी इंप्लॉय के पास मान लो शेयर पड़े हुए हैं जिन पर लॉक इन लगा हुआ है, वो उनको बेच नहीं सकता, तो उनकी वैल्यू बाजार में कम मानी जाएगी। हालांकि बाजार में बिक नहीं सकते, हम फेयर वैल्यू उसकी कम बोलते हैं कि भाई जो बाजार में बिक नहीं सकता उसकी फेयर वैल्यू कम होगी। इसके अंदर हमने कहा कि मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होती हैं, जो उसी प्रकार से आइडेंटिफाई होगा। ये स्टेप 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनकम अप्रोच कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम अलग से स्टेप्स बताए हमने। तो जब हमने कहा कि हमारे पास इनकम अप्रोच की बात करें तो हमने कुछ टेक्निक्स बताई आपको। तो हमने कहा किसी कंपनी के शेयर को वैल्यू करना हो तो ये 3 स्टेप्स लगाने हैं। नंबर 1 उसकी एंटरप्राइज वैल्यूएशन करनी है, फिर इक्विटी की वैल्यू करनी है, और फिर आपने शेयर और स्टेक की वैल्यू करनी है।
तो एंटरप्राइज की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, वो एक कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड है। हम अपने पास नॉर्मलाइज्ड इबिडा, नॉर्मलाइज का मतलब होता है विदाउट एबनॉर्मल आइटम्स, जिसमें एबनॉर्मल आइटम नहीं है, उसके इबिडा को अगर हम कंपेरेबल कंपनीज के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम जनरली ऑफिस में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई और तरीका जो कि रिलायबल है या आपको कहा जाता है अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उनमें हमने कहा कि एक कैश फ्लो का भी तरीका है जो कि आपका फ्री कैश फ्लो मेथड है, जिसमें फ्री कैश फ्लो और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं तो भी एंटरप्राइज वैल्यूएशन मिल जाती है। डिस्काउंट रेट हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कैसे कंपेरेबल पीरियड्स को ढूंढ के डिस्काउंट पीरियड निकाला जाता है। फ्री कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फ्री कैश फ्लोज जैसे आप एफएम में करते थे वही वाले हैं, जिसके अंदर आपने ईबीआईटी लिया है जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। इसके अंदर जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस बच गए वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर कोई कैपेक्स का खर्चा है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपकी चेंज इन वर्किंग कैपिटल है तो आप अपने पास उसको साथ में एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास क्या निकल आता है, फ्री कैश फ्लो। ये चूंकि एफएम का काम है, आप ऑलरेडी वहां करते हैं तो वहां प्रैक्टिस भी ज्यादा कर रखी होगी, यहां पर हम सिर्फ उसको सिंबॉलिकली आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास फ्री कैश फ्लो वाले तरीके से भी हो सकता है। तो यानी फ्री कैश फ्लो का तरीका हो गया, कंपेरेबल कंपनी का तरीका हो गया, और इसके अलावा कौन सा तरीका हो गया, कोई और मेथड अगर मान लीजिए आपको सवाल वाला कह दे तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। जब आप एंटरप्राइज वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके अंदर आप ये 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी इक्विटी की वैल्यू मिलती है। वो कौन कौन सी 3 आइटम है, एक तो डेट वैल्यू देखते हैं, एक आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने पास अगर फालतू पड़ा हुआ है तो वो देखते हैं, और सरप्लस एसेट्स अगर कोई फालतू पड़े हुए हैं तो डेट हम इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज एंटरप्राइज की वैल्यू जो निकल कर आती है इक्विटी और डेट दोनों की कंबाइंड होती है। तो डेट की वैल्यू को जब हटा देंगे तो खाली इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि आपके पास ये ऑपरेटिंग बिजनेस से निकाला गया होता है तो ये ऑपरेटिंग होते हैं, तो जो नॉन ऑपरेटिंग आपके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है और फालतू एसेट पड़े हैं वो वैल्यू जोड़ेंगे तो आपकी इक्विटी की वैल्यू निकल कर आती है। इक्विटी की वैल्यू को निकालने के बाद आप इसके अंदर से क्या एडजस्टमेंट करते हैं, आप अपना जो प्रतिशत है, जितने परसेंट आप शेयर की वैल्यूएशन कर रहे हैं वो वैल्यू करो, और अगर वो शेयर कंट्रोल उसमें नहीं है तो क्योंकि आपने इक्विटी वैल्यू 100% निकाली हुई है, इसका मतलब ये विद कंट्रोल है, इसके अंदर कंट्रोल साथ में है। तो अगर इसमें कंट्रोल है तो आपको असल में जो शेयर बिक रहे हैं उसमें कंट्रोल नहीं है, तो आपको डीलॉक की डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है जो आपको सवाल में बताएगा। और अगर मान लो वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है शेयर तो आपको उसे भी माइनस करना पड़ता है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ शेयर निकल कर आती है कि उसकी वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है। और ये तो हमने अपने पास जो लिखा हुआ है ये तो स्लाइड्स हमारे काम की नहीं है। और इनिशियली हमने कहा जो फेयर वैल्यू ली जाती है, इनिशियल फेयर वैल्यू जनरली वो किसके बराबर होती है, ट्रांजैक्शन प्राइस की होती है, पर कभी कभार ये डिफरेंट हो भी सकता है। अगर डिफरेंस होता है तो फिर अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड बताता है कि इस डिफरेंस को कैसे डील करना है, पर मैंने कहा आमतौर पे सेम होता है पर डिफरेंस कभी कभार हो भी सकता है। हमें अपने पास ये डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। डिस्क्लोजर को हमने पूरा डिटेल में नहीं कवर किया, इतना सफिशिएंट है। अजम्पशंस एंड जजमेंट्स को बताना पड़ता है और हमको अपने पास लेवल ऑफ इनपुट्स भी बताने पड़ते हैं। मुझे बताओ लेवल 1 2 3 का क्या मतलब था। लेवल 1 में कौन कौन सी इनपुट्स थी, लेवल 1 में आपके पास जो कोटेड प्राइसेस थे ये आपकी लेवल 1 की इनपुट थी जो आपने डायरेक्टली कोटेड प्राइस उठाई। लेवल 2 में आपने ये किसके कोटेड प्राइस थे, ऑफ द सेम एसेट्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोटेड प्राइसेस देख लेते हो ऑफ द सिमिलर एसेट, इसका मतलब उसके कोटेड प्राइस तो अवेलेबल नहीं है पर सिमिलर देख ले तो लेवल 2 हो गया। और अगर मान लीजिए वो अनऑब्जर्वेबल डाटा है, अनऑब्जर्वेबल का मतलब है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे डीसीएफ टेक्निक आप अप्लाई करते हैं तो वो लेवल 3 की टेक्निक कहलाती है, यानी वो लेवल 3 का अमाउंट होता है। इनकम अप्रोच इज डिफरेंट अंडर फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन, ऑफ कोर्स वो अलग अलग है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अप्रोच इज सेम कि वी अराइव एट अ सिंगल वैल्यू ऑन द बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। व्हाई EBITDA in level 2 approach as we are using data of comparable companies। श्रुति कह रहे हैं कि EBITDA को हम क्यों लेवल 2 में नहीं बोलते हैं, क्योंकि बेटा वो मार्केट में कोट नहीं होता है। श्रुति लेवल 2 में वो चीजें आएंगी और लेवल 1 में वो आएंगी जो बाजार में कोट होती हैं।
कोट का मतलब है जिनका एक मार्केट है जहां पर वो मार्केट में आते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई मार्केट नहीं है, आप बेशक पब्लिक डोमेन से डाटा उठा लेते हो, बिड्डा का डाटा पब्लिक डोमेन में होता है पर वो मार्केट में नहीं होता। ओके, मतलब ये कि मैं कहूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट में डाटा दे, वो नहीं देता। मनी कंट्रोल वाले आपको दे सकते हैं, बाकी डाटा नहीं देते हैं। Why is income approach different under the financial assets and non-financial assets? We are discounting cash flows in both cases. प्रणव, एक केस में आप कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एक केस में आप बिल्डिंग की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में लगा हुआ है सीमेंट, सरिया और मिट्टी, वो अलग चीज है, और एक में लगे हैं शेयर। तो हाउ यू कैन हैव कॉमन बेस कि आप उसमें वैल्यूएशन करेंगे तो सीमेंट सरिया की वैल्यूएशन से वैल्यू निकलेगी, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? उसमें डेट का एलिमेंट होगा, उसमें आपके पास लायबिलिटी का एलिमेंट होगा, उसमें कैश का एलिमेंट होगा। तो इट हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो इसलिए हम बताते हैं कि साहब इसकी वैल्यूएशन इस तरह से की जाती है, उसकी वैल्यूएशन इस तरह से की जाती है। और बस मार्केट अप्रोच में कोटेड प्राइस और सिमिलर प्राइस लेते हैं, उसको लेवल 2 में डिवाइड किया है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, मार्केट अप्रोच में कोटेड प्राइस सिमिलर प्राइस है, बस उसी को 2 में डिवाइड किया हमने, और कुछ नहीं किया। प्राइस कोटेड होते हैं, एक में कुछ ले लिया, एक में कुछ और ले लिया, एक में सेम एसेट लिया, एक में सिमिलर लिया। हाँ अमन, ऑफ कोर्स हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग एलएमएस पर देंगे। पहले मैं एक बार देखूंगा कि आप मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसके अंदर, और फिर मैं आपको ऑफ कोर्स अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम तब इसके ऊपर अपनी रिवीजन करेंगे। मैं कई दिन से प्लान कर रहा था ना कि हम अपने पास रिवीजन कैसे करें, तो मैं इसमें इस तरह के बोर्ड को सोच रहा था यूज़ करने के लिए। तो आप फिर भी मुझे बताइएगा, अगर मान लो ऐसा नहीं तो फिर हम किसी और ढंग से भी आपको एक रिवीजन कराएंगे, हम किसी और ढंग से भी रिवीजन कराएंगे, फिर मुझे बताना अगर आपको वो पसंद आया होगा तो हम उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अपने पास ना, अभी तो मैंने आपके साथ मिल करके रिवीजन की है, ये मैं अकेले में रिकॉर्डिंग करूंगा और अकेले में रिकॉर्डिंग करके आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। बट जस्ट आई वांट टू नो कि भाई एक बार ऐसे करके देखा, एक बार किसी और तरह से भी करके दिखाएंगे और फिर आपसे राय लेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। और नंदिनी कह रहे हैं डील ऑल क्या होता है? डील ऑल होता है जिसके अंदर शेयर की लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई शेयर्स हैं जिन पर लॉक इन लगा हुआ है, बिक नहीं सकते हैं, तो बाजार में जो शेयर बिक रहे हैं उनके मुकाबले में इनकी वैल्यू कम होगी। तो रिलायंस का शेयर 2,500 रुपए का है, अगर फ्रीली ट्रेडेबल है, पर मैं इंप्लॉय हूं रिलायंस का, मेरे को भी रिलायंस ने एक शेयर दिया हुआ है बट आई कांट सेल इट, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? उसकी वैल्यू प्रतिशत में कम निकलेगी, बिकॉज 2,500 रुपए का तो फ्रीली बिकता है। तो मेरे शेयर के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, इट कांट बी सोल्ड, therefore it will be having some value lesser. How much? Maybe 5%, 10% lesser. That is called discounting due to lack of liquidity. ठीक है ना? Thank you very much. हाँ श्रुति, अभी बाकी बाद में करते हैं, एंड बाय बाय।